जय हिंद। आज की क्लास हम लोग केमिस्ट्री का फिर से वही टॉपिक वही चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का अगला वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग पढ़ना क्या है। तो इसमें पढ़ना है रासायनिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया जो था उनको समीकरण के रूप में लिखना। समीकरण के लिए आप लोगों को ये पीडीएफ याद रखना होगा। आप लोगों को हम शुरू से ही कहें कि केमिस्ट्री में सबसे मेन चीज होता है तत्व, उसका संकेत और संयोजकता याद रखना। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखने का नियम। तो चलिए नियम को समझिए ढंग से, अगर ये सीख गए तो केमिस्ट्री पर पूरा पकड़ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। तो पहला नियम क्या है, तो अभिकारकों को, अभिकारक क्या होता है तो हम बता दिए थे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होता है, अभिकारक। तो अभिकारकों को, अब अभिकारकों को पहले जैसा रखेंगे ना, अब क्या करेंगे उसका संकेत एवं सूत्र, इसलिए याद रखना होगा। संकेत एवं सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिख देते हैं हम। किधर लिखेंगे, बाईं ओर। पहला बात ध्यान रखेंगे। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, यदि अभिकारक की संख्या एक से अधिक हो तो उसके बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन को मिला देते हैं। और हाइड्रोजन में किसको मिला देते हैं, ऑक्सीजन को। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस अगर एक से अधिक संख्या है तो इसके बीच में कौन चिन्ह देंगे, धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यही बात याद रखना है, प्लस का चिन्ह। अब देखेंगे, अब जो है कहता है अगला कि प्रतिफल, तीसरा नियम है कि प्रतिफल को भी संकेत एवं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो जल बनता है। ध्यान में रखना है, क्या बनता है, जल। कहता है कि सूत्रों द्वारा समीकरण के दाईं ओर लिख देते हैं। तो अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, ये ऐसा नहीं लिखना है। अब हम सूत्र खाली लिख रहे हैं, संकेत एवं सूत्र देना है। ठीक है, अब देखिए जल बनेगा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, एक ही है। चलिए कहता है प्रतिफलों को भी लिख दिए। तब कहता है यदि प्रतिफल की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक तो है नहीं, यहाँ एक ही है, और भी लेकर के हम दिखाते हैं। यदि एक से अधिक हो तो उसके बीच में कौन चिन्ह प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह। यानी अगर यहाँ भी दो चीज बनता तो यहाँ भी बीच में कौन चिन्ह लेते, प्लस का चिन्ह लेते। चलिए ठीक है, अब देखेंगे पांचवा नियम कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच एक तीर चिन्ह दिया जाता है। अब तीर चिन्ह दिया जाता है, किधर दिया जाता है, कहता है दोनों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग व्यक्त करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। क्या अब इसमें पहचान भी नहीं करेंगे किसको कहेंगे अभिकारक, कौन है प्रतिफल। तो इसको अलग कैसे किया जाए, तो इसके बीच में तीर चिन्ह देते हैं। कहता है जिसमें तीर चिन्ह की जो दिशा होती है, प्रतिफल, प्रतिफल तो ये हो गया, तो तीर चिन्ह की दिशा इधर की ओर दे देते हैं। हो गया, बन गया रासायनिक समीकरण। इसी को अभी हिंदी में हम अभिकारक अभिक्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। इतना बात नहीं लिख करके इतना शॉर्ट में लिख दिए, यही है रासायनिक समीकरण के द्वारा हम शॉर्ट करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना। ये इसका बहुत सारा महत्व हो जाता है कि ये जगह को बचाएगा, लिखने में जगह को बचाएगा, साथ साथ आसान होगा लिखने में, समझने में भी आसान होगा। बहुत सारे इसका फायदा हो जाएगा रासायनिक समीकरण अगर लिखना सीख गए तो। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण लिखना सीख गए। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार देखेंगे। रासायनिक समीकरण कौन चीज, प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, अभी धीरे धीरे करके हम इसको रिवाइज करते चलेंगे। और भी तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लीजिएगा पूरा। एक होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों में रासायनिक समीकरण लगा देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यही दोनों को देखेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा कि संतुलित और असंतुलित, संतुलित करना आपको पूछता है एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए सबसे भिविया चीज होगा यहाँ से संतुलित। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, सबसे पहला बात तो यही हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर कहने का मतलब कौन चीज, अभिकारक भी और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या यदि समान हो, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या। जैसे अभी एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे था अभी लिए थे एक हाइड्रोजन लिए थे, साथ में मिला दिए ऑक्सीजन और बन गया कौन चीज, ये जल बन गया, जल। अब देखिए तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या हाइड्रोजन है, दो। दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की, एक तत्व है हाइड्रोजन है, वो है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन भी दो गो है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है।
यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो एक ही है, लेकिन दोनों तरफ बराबर होगा तभी संतुलित होगा। और याद रखना है हर समीकरण को संतुलित करना होता है, ठीक है, यानी समीकरण कोई भी हो उसको संतुलित करना ही होता है, ये केमिस्ट्री का नियम है, ठीक है। अब क्यों जरूरी होता है ऐसा, ये भी आगे हम बताते हैं अभी। तो पहले अभी इसको सीखिए, धीरे धीरे करके सब इम्प्रूव, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देंगे। सभी क्वेश्चन पहले तो पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दिए तो हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 को, यहाँ 1 क्या है, याद रखना है 1 हो 3 हो विषम संख्या रहता है ना, पहले इसको सम बनाते हैं, करते क्या है, इसमें 2 से कर देंगे गुना, गुना जो होता है आगे में हमेशा करेंगे, ठीक है। आगे में कर दिए, कितना हो गया, 2 गो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। ये आगे में देंगे तो सभी के साथ या रहेगा, सभी के साथ गुना होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 पुराएंगे तो 2 है नहीं, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब देखिए ये संतुलित हो गया है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन है यहाँ पर, यहाँ भी 2 से गुना होकर 2 गो ऑक्सीजन पूर गया। तो इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो संतुलित करना सीखें, वैसे हम संतुलित के लिए एक वीडियो ही बना के दे देंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है, कितना बड़ा होता है, जितना हम रिवाइज करा देंगे, एग्जाम में उसको बाहर नहीं पूछेगा। तो एग्जाम के लेवल में सभी के सभी क्वेश्चन हम एक वीडियो ही संतुलित और असंतुलित पर दे देंगे। असंतुलित किसको कहते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन ले लिए, प्लस ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, अब बन गया H2O, जल बन गया, ये असंतुलित है। कहीं कि इधर हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ है 1 ही, ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित। अब देखिए संतुलित और असंतुलित का परिभाषा वहाँ लिखा है, आप लोग देख लीजिए। तो हम यहाँ पर खाली बताते हैं, ध्यान से सीखिए, ध्यान से इसको याद करना है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों में या दोनों ओर, कह सकते तीर चिन्ह के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं, और यही चीज समान नहीं हो तो उसे असंतुलित कहते हैं। समझे कि नहीं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण, समान नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख लीजिए, कागज दिखा देते हैं, हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन, ठीक है, और दोनों मिलकर बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 गो क्लोरीन है, यहाँ 1 ही है, तो इसको कहेंगे असंतुलित। अब इसको करना होता है संतुलित। अगर इसी को संतुलित रूप में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्लोरीन लिए है, क्लोरीन और तीर चिन्ह देते हैं, ठीक है। बनता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन, यहाँ 1 ही है तो 2 से गुना कर देंगे, देखिए 2 गो हाइड्रोजन 2 गो क्लोरीन, दोनों के साथ गुना हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया ये रासायनिक समीकरण संतुलित। तो बताइए संतुलित और असंतुलित में कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, संतुलित और असंतुलित को और ज्यादा डीप करते हैं, ठीक है। लीजिए एक स्क्रीनशॉट इसका। चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। संतुलित करना सीखेंगे यहाँ पर और ज्यादा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इस पर पूरा फोकस कीजिएगा, एकदम सीख जाइएगा। कुछ नहीं है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में संतुलित का मतलब क्या था, दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए दोनों और प्रत्येक, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, 1 3 हुआ है, ज्यादा हो गया तो हम करेंगे क्या, तो पहले विषम वाला को खोजिए। यहाँ विषम 1 है, 1 ही है, इसको पहले सम बना दीजिए, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, जरूरी नहीं है 2 होगा, 4 8 हो सकता है, आगे चल के सीखते जाएंगे जैसे जैसे। तो अभी 2 से गुना कर दिया। अब देखिए तो सोडियम हो गया 2 गो, तो यहाँ सोडियम को भी क्या करना होगा, 2 से गुना, 2 गो सोडियम 2 गो सोडियम, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन पुराएंगे, यहाँ है कितना 1 ही है, यहाँ 2 से कर देंगे गुना। अब देख लीजिए तो हाइड्रोजन हो गया 4 गो, यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन, 2 से गुना इसमें भी होगा तो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो यहाँ, 2 और 2 4 हो गया, यानी हमारा संतुलित हो गया, सब कुछ पुर गया है। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन इसमें, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 गो, 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 से गुना करके 2 गो ऑक्सीजन, सब कुछ पुर गया। ये हो गया हमारा संतुलित, कितना आसान था। चलिए अब अगला हम देखते हैं। तो अगला के लिए देखिए Fe इधर है H2O, Fe क्या है, लोहा है यानी फेरस, प्लस H2O है, तो क्या बन गया यहाँ Fe3O4 प्लस H2। अब इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन,
यहाँ पर देखिए तो Fe 3 गो है, यहाँ A गो है, यहाँ 3 से कर देंगे गुना, ये हो गया 3 गो Fe पुर गया है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो है, यहाँ पर है एक ही ना है, तो यहाँ 4 से कर देंगे गुना, तो देख लीजिए 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन पुर गया है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4 गुना 8 गो, यहाँ 2 गो है तो 4 से गुना यहाँ भी कर देंगे 4 गुना 8, सब कुछ पुर गया है, एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला दिए, NH3 बन गया है अमोनिया। तो हम लोग इसका देखेंगे कैसे बनाए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ क्या है 1 गो है, यहाँ पहले 2 से गुना कर दीजिए, 2 गो नाइट्रोजन पुर गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया 2 तिया 6 गो, गुना होगा ना इसमें भी, तो 2 तिया 6 गो, तो यहाँ पर है 2 गो, तो 3 से कर देंगे गुना, 3 दूना 6 गो पुर गया, हो गया संतुलित। कितना आसान है, बहुत आसान है ये। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, एक बार 5 सेकंड का आप लोगों को टाइमर दिया जाता है। चलिए टाइम देते हैं, 5 सेकंड का सॉल्व कीजिए, फास्ट में कीजिए, कमेंट में इसको सॉल्व करके। चलिए फास्ट आंसर दीजिए। चलिए अगला देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ है 1, यहाँ भी 1, यहाँ हाइड्रोजन है 2, यहाँ 2 है 1 3, 1 है, तो इसको हम सम में बनाएंगे 2 से गुना, हो गया। तो 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे गुना, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी गुना हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन, 2 से गुना होगा 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूना 4 गो, यहाँ पोटेशियम A 2 गो है, यहाँ एक क्या होगा, यहाँ भी 2 से क्या कर देंगे गुना, सब कुछ पुर गया। देख लीजिए प्रत्येक परमाणु हमारा समान हो चुका है। नहीं हो ना तो इसको हम अलग से लिख भी सकते थे, ठीक है, हाँ लिखना क्या है, लिख सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन लिखा लिखी छोड़िए, ऐसे ही समझिए, आसान होगा। अब है सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ देखिए Na है, यहाँ Na2 है, 2 है, यहाँ भी हम लोग 2 गो ऑक्सीजन, 2 यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ एक ही है, पहले तो विषम को सम कर दिए, 2 से गुना कर देंगे, 2 गो ऑक्सीजन 2 गो ऑक्सीजन, लेकिन अब सोडियम बढ़ गया, 2 दूना कितना हो गया 4 गो, यहाँ 4 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। और क्या, इससे हमेशा समय लगता है, ठीक है। अब हमेशा यही विधि लगाते रहेंगे, कहाँ 3 से गुना करे, कहाँ 4 से करे, कहाँ 2 से करे, इस तरह का। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम में है जहाँ संतुलित करने वाला यानी बैलेंस करने के लिए आता नहीं है, बैलेंस करने हमेशा आएगा। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे, ध्यान से सीखिए, ये विधि सीख गए तो और आसान हो जाएगा। यहाँ जैसे था Fe था प्लस H2O था, बना क्या Fe3O4 प्लस H2, यही ना बना है। अब इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए फास्ट में बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ले लेंगे, तो कोफिशिएंट यहाँ पर ले लीजिए A, यहाँ पर कुछ नहीं है B C D, गुना तो यहीं पर न करते हैं जी, तो बस इसी को ध्यान रखना है। लीजिए H2 ABCD ले लीजिए, अब कुछ नहीं करना है, A है Fe, कितना है A है, यहाँ पर देखेंगे Fe वाला यहाँ है 3 गो, कौन चीज, यहाँ C न है तो 3C, ऐसे लिख दिए, इसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A गो है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, A है A, यहाँ क्या गो है 3 गो C। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो 2 गो B है, हाइड्रोजन 2 गो, B से गुना करना है, 2B बराबर, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है D में है, 2 गो D, यानी हम कह सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा D, ऐसा हो जाएगा B बराबर D। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन में B सीधा हो जाएगा, 1 है तो 1 को लिखते नहीं, सीधा B, अब बराबर में क्या गो है यहाँ ऑक्सीजन 4 गो, यानी 4 कौन चीज है, यहाँ गुना होने में C है तो C। अब किसी एक का कोफिशिएंट का मान 1 रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि C का मान ले लिए 1, C का मान 1, C का मान अगर 1 लेंगे तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 4, यानी B का मान आ जाएगा 4। तब सबका मान लिखते हैं, A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर कितना कितना होगा, ठीक है। अब देखिए तो A है, अभी हम लोग C लिए 1, C कितना लिए हैं 1, तो हमारा B कितना हो जाएगा 4, B हो गया 4। अगर B 4 हुआ तो B D तो बराबर है, D भी कितना हो जाएगा 4, ये 1 लिए हैं तो A का मान कितना हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए तो C तो हम लोग पहले से पता चला है कितना है 1 है, 1 देख लीजिए यहाँ पर कहीं मिला के थे, यहाँ A Fe के बगल में लिए हैं, Fe के बगल में A का मान कितना है 3, देखिए आया है 3, वहाँ पर बैठा देंगे, बैठे नहीं है हम यहीं से मिला देते हैं, तो आ गया यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का मान हो गया 3 से गुना करेंगे,
बी का मान हो गया 4 से गुना करेंगे, सी का मान 1 से गुना करेंगे, डी का मान 4 से गुना कर देंगे। एबीसीडी हटा के ये चीज लिख दीजिए, हो गया संतुलित। किसी भी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से तुरंत बना सकते हैं, फास्ट लेवल में गलती होने का भी कोई चांस नहीं होगा। चलिए, इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीख चुके हैं। चलिए, समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आया। अगला हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को यहाँ कहता है, पहले नोट में एक याद रखेंगे कि प्राय रसायन शास्त्र के अध्ययन में संतुलित समीकरण का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, रसायन शास्त्र जब तक पढ़ेंगे हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण लेंगे, और संतुलित का कोई जगह यहाँ नहीं है। तो हम लोग ये इस बात को खाली ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्यों? समझिए, क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है क्वेश्चन, और नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है। क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, क्यों? अब जरूरी क्यों है तो इसके लिए आंसर देखेंगे। कहते हैं कि द्रव्यमान के अनुसारता नियम के अनुसार। अब द्रव्यमान का अनुसारता का नियम क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। द्रव्यमान का अनुसारता का नियम है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा समान होगा, न तो घटेगा न ही बढ़ेगा। जैसे में हम लोग देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेकर के, एग्जाम्पल में पहले समझेंगे तब इसको समझ आ जाएगा। जैसे देखते हैं, 1 लीटर पानी ले लेते हैं, उसमें 250 ग्राम क्या मिला देते हैं, चीनी। कितना क्या हो जाएगा, शरबत बन जाएगा। लेकिन देखिएगा, आप लोटा में 1 लीटर पानी ले करके उसमें जब हम 1 पोआ चीनी मिले को करेंगे ना, तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, बहुत कम मात्रा में वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लगेगा कि उतना ही का उतना ही पानी रह गया। कहाँ गया ये चीनी? तो चीनी गया उस पानी द्रव में, जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में चल गया है। लेकिन द्रव्यमान अगर वजन करके देखेंगे तो वो हमेशा बराबर हो। जैसे पहले कितना था, 1 लीटर पानी, 250 ग्राम चीनी, दोनों मिला के कितना हो गया, 1.25 किलो। अगर उसको हम तौलेंगे शरबत को, 1.25 किलो ही होगा, न तो 1 ग्राम भी ज्यादा होगा न ही कम होगा। तो मतलब क्या कहने का है कि अभिक्रिया में जितना भी पदार्थ मिलेगा तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनेगा, दोनों का जो द्रव्यमान है हमेशा समान होगा। यही है द्रव्यमान अनुसारता का नियम। तो कहते हैं द्रव्यमान के अनुसारता नियम के अनुसार प्राय रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात परमाणु अपना साथी बदल करके अन्य पदार्थ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पदार्थ जो है न तो निर्माण कभी होगा अपने मन से, जैसे अभिक्रिया में जितना भी पदार्थ देंगे अपना मन से नया चीज तो आएगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, और नहीं घट सकता है, नहीं घटेगा। क्या करेगा, सिर्फ अन्य चीज से वो अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण कर सकता है। जैसे पानी चीनी अभी मिला है ना, पानी अलग था चीनी अलग था, दोनों को मिला दिए, एक नया चीज शरबत बना दिए। उसी तरह से यहाँ पर कहता है नहीं विनाश होता है, अर्थात परमाणु अपना साथी बदल क्या करते हैं, अन्य पदार्थ बना सकते हैं। लेकिन परमाणु विलुप्त नहीं होते, विलुप्त माने खत्म नहीं होता है, परमाणु हमेशा रहेगा ही। और कहता है तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। मतलब कि जितना द्रव्यमान में हम मिलाए थे उतना ही द्रव्यमान में वो अभी भी रहेगा, न तो घटेगा नहीं बढ़ेगा, निर्माण भी नहीं होता है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो समझ में आया कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित। जैसे हम जो अभिक्रिया है यहाँ पर लिए थे, 2 सोडियम, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी इतना ही समान रहेगा प्रतिफल। भले नया चीज का निर्माण होगा, अन्य चीज पदार्थ बनेगा, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। यानी प्रत्येक तत्व की जो परमाणु होगा हमेशा समान होगा। इसीलिए संतुलित यदि नहीं करेंगे तो होगा क्या, एक तरफ ज्यादा होगा, जैसे अभिक्रिया में कहीं कहीं पर ज्यादा हो जाएगा, प्रतिफल कम बनेगा, ऐसा होता नहीं है। या कभी कभी अभिकारक ही कम होगा और प्रतिफल ज्यादा, ऐसा कभी हो सकता है कि 1 लीटर पानी दे 2 लीटर शरबत बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित भी हो गया। अब रासायनिक समीकरण के हम लोग सीमा देखेंगे, क्या क्या सीमाएं होती हैं, इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को।